गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। क्लास 9th का ये टॉपिक है और आपकी क्लास 11th में भी मिलेगा। क्लास 11th में भी ये टॉपिक मिलेगा, आपके जेई में भी मिलेगा और आपके नीट में जो भी कंपटीशन के आप एग्जाम देंगे, चाहे रेलवे का हो, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे कोई भी टॉपिक, अगर आप कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो वहां पर आपको ये टॉपिक मिलने को या वहां पे देखने को मिलेगा। ये तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है कि वर्क जो होता है, वर्क क्या होता है। तो वर्क क्या होता है, अब सभी को पता होगा वर्क क्या होता है भाई। वर्क क्या होता है, जो हम दिन भर काम करते हैं वही क्या होता है, काम वर्क होता है। तो वर्क कैसे हम करते हैं, पहले खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है तो हमारे अंदर क्या आता है, पावर आता है। जब पावर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके मदद से हम लोग काम करते हैं। तो ये जो वर्क है, पावर है और एनर्जी, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्क पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी पढ़ेंगे। तो वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं और वो क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो, तो वहां पे हम बोलेंगे कुछ ना कुछ वर्क मिला है। ठीक है, यानी हमने क्या बोला, वर्क क्या होगा, वर्क तभी होगा जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या लगाओ, फोर्स लगाओ, क्या लगाओ, फोर्स लगाओ और वो ऑब्जेक्ट क्या कर जाए, डिस्प्लेस हो जाए। वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्यों लिखा गया, जैसे हमने बोला कि यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चले और यहीं पे पहुंच गए, तो हमारा किया गया काम धाम क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो वर्क का जो फॉर्मूला बनता है, वर्क का जो फॉर्मूला बनेगा एफ एस कॉस थीटा बनेगा। थीटा क्या होता है, एंगल होता है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है और एफ क्या होता है, आपका फोर्स होता है। तो हालांकि आपके 9th में थोड़ा सा कॉस थीटा को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है, तो पहले आपको कॉस थीटा आना चाहिए। तो कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा, कॉस जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री, एक होता है कॉस होता है, एक साइन होता है, एक टेन होता है, एक सेक होता है, एक कोसेक होता है, ऐसे करके है। तो जो फॉर्मूला बनता है, जैसे कि आपने देखा होगा, कोई ट्रायंगल देखा होगा, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है और यहाँ पर क्या हुआ, ये थीटा एंगल है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है, एक आएगा साइन, ये ट्रिग्नोमेट्री का ऑपरेटर है। जब आप लोग 10th में जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा आपको। तो साइन हो गया, कॉस हो गया और एक टेन हो गया। तो यहाँ पे जो थीटा हुआ है, ये एंगल बनेगा थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई का हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस बाई का हाइपोटेनियस और इसको बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर बाई का बेस। अब यहाँ पे अगर याद करना होगा कि कैसे इसको याद करें, तो आप लोगों ने सुना भी होगा, इसको आप लोग ऐसे बोलते हैं PVP, बहुत सारे बच्चे सुने होंगे। यहाँ पे बाई का यहाँ पे क्या होता है, HHB होता है। इसको कैसे पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद पटा का हर हर बोले बोल दो, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, बाई का हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो पाकिस्तान की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बात हो रही है ट्रिक की। तो यहाँ पे देखो, ये जो पहला वाला टर्म होता है ये हो गया आपका साइन, दूसरा वाला टर्म हो गया क्या, कॉस, और तीसरा वाला टर्म हो गया टेन। तो यहाँ पे क्या मिला भाई, साइन बराबर क्या मिला यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाई का हाइपोटेनियस, कॉस बराबर मिला बेस बाई का हाइपोटेनियस और टेन बराबर मिला परपेंडिकुलर बाई का बेस। तो अभी जो है, अभी आपके लिए वर्क में कॉस का बड़ा रोल आने वाला है, साइन का उतना रोल नहीं आएगा, टेन का भी नहीं आएगा। तो कम से कम हम लोग जो है ये सारे फॉर्मूले नोट कर ले। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब देखिए साइन का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे साइन नहीं चाहिए हमको, सॉरी कॉस की वैल्यू चाहिए। तो कॉस का कुछ वैल्यू आप लोग याद रख लो, जैसे कि कॉस 0, किसका वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, कॉस 45 का वैल्यू याद रख लो 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू याद रख लो 1/2, कॉस 120 का वैल्यू याद रखो -1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस का वैल्यू जो हो गया, कॉस यहाँ पे 30 के वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, √3/2 आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे याद करते हैं, कैसे याद होगा। ठीक है, तो इसको कैसे याद होगा, यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यू आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, फटाफट याद कर सकते हैं। ये आप क्या करो, एक नागिन जैसा बना दो, क्या बना दो, ग्राफ बना दो एकदम सपोला वाला नागिन। तो यहाँ पे देखो कॉस है, ये क्या है भाई, कॉस। जितना भी अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको बोला जाता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है +1, मिनिमम वैल्यू होता है माइनस। चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, इसी के बीच में इसका वैल्यू फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ये ग्राफ देखो, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, मिडिल पे क्या है 0।
तो ग्राफ पे ये पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पर वैल्यू ग्राफ का क्या है, 0 है, यानी 0 डिग्री पे cos 0 का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे देखो ये हो गया आपका cos 0, सॉरी ये साइन का ग्राफ है, दिस इज साइन का ग्राफ एंड दिस इज यहाँ पे आएगा cos का ग्राफ, इसका आएगा cos का ग्राफ। तो cos का ग्राफ साइन और cos दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं, थोड़ा सा आप लोग थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो वहां देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये cos है, तो cos का ग्राफ जो होता है यहाँ पे होता है +1, ये होता है 0 और ये होता है आपका -1। तो अगर आपको cos 0 का वैल्यू पता करना है तो ग्राफ को पकड़ो, यहाँ पे बताओ ग्राफ कहाँ है, यहीं पे है ना। तो यहाँ पे देखो cos 0 का वैल्यू कितना होगा, cos 0 का वैल्यू होगा +1, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 का पहाड़ आता है, 9 9 दूना 18 आता है ना, तो ऐसे 0 90, यहाँ पे देखो 9 आधा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 180 270, ठीक है, यहाँ पे हो गया 360। तो हुआ क्या यहाँ पे cos 0 पे, cos 0 ग्राफ को पकड़ो, कहाँ पे है ग्राफ, इसको मत पकड़ लेना, एक्सिस को नहीं पकड़ना, ग्राफ ये जा रहा है, देखो डिंग डाउन कर रहा है ना यहाँ पे। तो ये ग्राफ यहाँ पे देखो cos 0 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा +1। यहाँ पे बताओ cos 0 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, cos 90 का वैल्यू क्या होता है भाई, 0 होता है। अब cos 180 का वैल्यू क्या होता है भाई, cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1, cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। cos 270 का वैल्यू होता है, यहाँ पे देखो क्या आ गया 0 आ गया। cos 360 का वैल्यू क्या हो गया +1। तो इससे जो भी आपके 90 के प्रोडक्ट वाले हैं 0 90 180 270 360, आप यहाँ से वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली साइन का निकालना है, साइन देखो साइन cos दोनों एक ही जैसा होता है। देखो साइन ग्राफ हमने भी बताया 0 से शुरू होता है, जबकि cos का ग्राफ कहां से शुरू होता है, यहाँ पे 1 से शुरू होता है। तो साइन की अगर मैं बात करूं तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है भाई, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। साइन 90 का वैल्यू अगर आपसे पूछेगा यहाँ पे, तो ग्राफ क्या हो गया +1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, साइन 180 का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। साइन 270 का वैल्यू क्या हो गया -1 हो गया। इससे हम लोग साइन का cos का दोनों वैल्यू हम लोग आपस में ये आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका जरूरत क्या है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक और वैल्यू आता है जो आपको जरूरत पड़ जाएगा, कभी कभी देखने को मिल जाता है आपके एनटीएससी ओलंपियाड वगैरह में, थोड़ा सा एंगल डिफरेंट देते हैं जब आप लोग कंपटीशन का एग्जाम देते हैं। जैसे एक आता है 37 डिग्री आता है, 53 डिग्री। जैसे मैं बोल दिया यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा, बोलेगा ये चलो ये ले लिया 3, ये ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, तो वहां पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 और 3, 5 3 क्या हो जाएगा 53, 5 3 एक याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। 5 3 लिखा है तो यहाँ पे 53 हो गया, ये तुम्हारा हो गया 37 डिग्री। अब इसको जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, ये तुम्हारा आ गया 90 आ गया। अब देखो कैसे याद करना है, देखो वैल्यू पहले निकालना सिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको एक ट्रिक दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा cos, जैसे मान लो आपको sin 53 की वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखोगे भाई, sin 53 अभी मैंने बताया था ना, क्या बताया था भाई कि परपेंडिकुलर 4 बाई का हाइपोटेनियस 5। तो यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ ये तो कटेगा नहीं, ऊपर वाला छोटा है, तो हमने क्या लगा दिया दशमलव लगा दिया, और यहाँ पे क्या किया 0 बढ़ा दिया, इसको काट दिया तो 5 8 40। तो आपका जो वैल्यू आ गया 0.8 आ गया। साइन 37 का वैल्यू साइन 37 का निकालना होगा, तब क्या लिखेंगे साइन 37। अब देखो एंगल के सामने वाला, ये एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो बहुत आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि कौन परपेंडिकुलर होगा कौन हाइपोटेनियस। तो एक चीज याद रखना, एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होगा, परपेंडी क्या होगा कुलर होगा, और 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला क्या होगा, थोड़ी राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है तो थोड़ा समझ के लिखिएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो क्या होता है भाई हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो अगर मैं ये एंगल ले रहा हूँ, ये एंगल 37 डिग्री को, तो एंगल के सामने वाला ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन 37 अगर निकालना रहेगा, साइन 37, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पे क्या वैल्यू है, देखो यहाँ पे 3 है, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 3 है, बाई का हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस में क्या है यहाँ पे 5 है, ये हो गया तुम्हारा 0.6। तो ये आ गया साइन 53 साइन 37। और अगर आपको निकालना रहेगा यहाँ पे मान के चलो कॉस निकालना रहेगा, कॉस 53, तो कॉस 53 वैल्यू बराबर क्या होगा, मैंने क्या बताया भाई बेस बाई का हाइपोटेनियस। तो कॉस 53 का बेस क्या है 53 का भाई एंगल, एंगल ये है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो दूसरा साइड ये क्या हो गया बेस, जिससे एंगल बनता है, जिससे देखो बेस के लिए क्या होता है भाई, बेस के लिए क्या होता है जिससे क्या बनता है
एंगल बनता है, जिससे एंगल क्या होता है, बनता है। तो ये देखो 53 की वैल्यू बात करूं तो अगर साइन 53 किससे एंगल बना रहा है, कहोगे सर इससे भी तो बना रहा है, बट ये तो 90 के सामने वाला, ये तो हाइपोटेनियस रहेगा, ये तो हाइपोटेनियस हो गया। और इसका बेस क्या हो गया, ये किससे बना रहा है हाइपोटेनियस, ये देखो इसका ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो यहाँ पे बेस का वैल्यू कितना हो गया 3 बाई का हाइपोटेनियस 5, तो आ गया 0 पॉइंट का, यहाँ से काटोगे तो क्या आएगा, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, 5 छक्के हो गया 30, तो आ गया cos 53। तो घबराने का नहीं, अभी हम इसका ट्रिक भी दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग निकालेंगे cos 37 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 37 का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ अब देखो एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा बेस, क्योंकि एंगल ने ये बनाया। यहाँ पे क्या हो गया बेस 4 बाई का हाइपोटेनियस 5, तो ये हो गया 10 लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ गया, 5 8 क्या हो गया 40, तो cos 37 का वैल्यू आ गया 0.8। अब कहोगे सर बड़ा कठिन लग रहा है, कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस लास्ट तक बने रहिए वीडियो पे और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ताकि हमें भी क्या हो मोटिवेशनल पावर मिले, ताकि हम आपको और कमेंट में जरूर बताते रहिएगा कि किस टॉपिक में दिक्कत है या क्या टॉपिक में दिक्कत है, या जिस पे भी आपको प्रॉब्लम होगा मैं बनाना शुरू कर दूंगा उस पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो इसका ट्रिक देखो, ट्रिक देखो क्या होता है, ट्रिक देखो इसका साइन 37, क्या मैंने बोला साइन 36 नहीं जी, 36 नहीं होता है 37 होता है। साइन 37 जब आप बोलते हो तो सारा साइन 37, साइन 37 सबसे ज्यादा किसका शब्द का इस्तेमाल हुआ, स का इस्तेमाल हुआ। स मतलब अब थोड़ा अंग्रेजी इंग्लिश है ना, अभी हिंदी में इस्तेमाल किया साइन 37, अब आ जाओ अंग्रेजी पे आ जाओ 6, तो साइन 37 का वैल्यू क्या होगा, ये बिंदुआ देख रहे हैं, बिंदुआ लगा दीजिए यहाँ पे, साइन 37 क्या हो गया 0.6 हो गया, समझ में आया। आगे देखो साइन 53 डिग्री निकालना है, ये बिंदुआ यहाँ पे लगा दीजिए, अब 5 दिन को जोड़िए कितना आएगा 0.8 आएगा, तो ये हो गया साइन 37 का वैल्यू हो गया 0.6 हो गया, और साइन 53 डिग्री मतलब 53 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 0.8 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये चीजें बदलती है, अगर आपको निकालना है cos 37 निकालना है, तो अगर साइन 37 0.6 है तो cos 37 क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये दोनों ना जुड़वा होते हैं, ये कहीं की जोन हमार रही वो तोड़ रही, जो तोड़ रही वो हमार रही, कहे कि जोड़ने के बाद देखो 90 है, ठीक है। तो इसका क्या कहते जो 13 है वो मेरा हो गया, और जो मेरा है वो 13 हो गया, यानी cos 53 अब हो गया 0.6। तो एक वैल्यू अगर आप याद कर लोगे, देखो एक 0.6 होता है, एक 0.8 होता है, आप दोनों को इसको याद करना है, दोनों वैल्यू को याद करना, कुछ नहीं करना, साइन 37 बोलते जाओ, साइन 37.6। अब जब साइन 37.6 हो गया तुरंत दिमाग, हाँ अच्छा साइन 53 क्या हो जाएगा, जब वो 0.6 हुआ तो इक्का होगा 0.8 होगा। अच्छा जब साइन 37.6 हो गया तो cos 37 का होगा, तो cos 37 का होगा बोलिए, देखिए टुकुर टुकुर मत ताकिए, देखते भी रहिए बताते भी रहिए भाई। हाँ तो साइन 37.6 हो गया तो cos 37 क्या होगा 0.8 होगा, क्या होगा 0.8 होगा। अच्छा cos 53 क्या होगा, जब साइन 53 0.8 हो गया तो cos 53 क्या होगा, अब ये आएंगे मरबो करेंगे, पहले इसको बताइए फटाफट बताइए, हाँ मन में उसको रिपीट करते जाइए, अब कॉपी पे लिखते जाइए, ये नहीं कि बस खाली फोन चलाते रहे। अच्छा कुछ वर्क के बारे में कुछ चीजें और बतानी बाकी है, जैसे कि यूनिट क्या होता है ना, स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है, तो वर्क के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है भाई, इसका यूनिट होता है एसआई, एसआई में होता है क्या जूल, सीजीएस में होता है इसका अर्ग होता है, और एक जूल में जो होता है, एक जूल में कितना होता है 10⁻⁷ अर्ग होता है। और सुनो इसका और यूनिट होता है, जैसा कि अभी मैंने बोला, यहाँ पे देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या बताए थे आप लोग भाई, सॉरी वर्क का फॉर्मूला क्या बताए थे, एफएस cos थीटा बताए थे, फोर्स का यूनिट क्या हुआ न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या हुआ मीटर, cos थीटा का कौन यूनिट नहीं होता है, इस सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। अच्छा एक बात और, अगर आपको यूनिट में प्रॉब्लम है कि सर एसआई क्या होता है, सर सीजीएस क्या होता है, सर एमकेएस क्या होता है, या जो भी कुछ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा, ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसका भी क्लास बना दूंगा कि ये क्या जैसे यूनिट क्या होता है या कन्वर्जन कैसे करते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट पे कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे देखो इसका यूनिट क्या होगा, ये सप्लीमेंट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता चलिए 2 मिनट देख ही लेते हैं। cos थीटा का यूनिट काहे नहीं होता है सुनिएगा, ये होता है भाई परपेंडिकुलर बाई का, अभी आपने बताया क्या बताया था, cos थीटा बराबर क्या बताया था, बेस बाई का हाइपोटेनस। बेस क्या है, बेस का यूनिट क्या होगा, बेस क्या होगा लेंथ होगा, लेंथ क्या होगा इसका यूनिट मीटर होगा, हाइपोटेनियस का भी यूनिट क्या होगा मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया तो इसका यूनिट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये क्या होगा यूनिट लेस हो जाएगा, ये बिना यूनिट लिया आएगा, ठीक है। अब सुनिए आगे, तो cos थीटा हो गया, अब सुनिएगा एसआई यूनिट इसका जूल हो गया, सीजीएस इसका अर्ग हो गया, 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग हो गया, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जूल के अलावा भी इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा। देखो ये कैसे आया, देखो हमने बोला वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। अच्छा फोर्स क्या होता है, फोर्स मारता कौन है, मम्मी मारती है ना, तो फोर्स बराबर क्या होता है माँ, फोर्स कौन लगाता है माँ, ठीक है। तो ये हो गया एम ए। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। अच्छा मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का होगा क्या मीटर, कॉस थीटा का यूनिट क्या हो गया 1। तो यहां से देखो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया बच्चों, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यहां से यूनिट आ गया इसका। अब कहोगे सर सीजीएस में क्या होगा इसका यूनिट, तो सीजीएस में कुछ नहीं करना है, तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा सीजीएस में ग्राम, एक्सेलरेशन का जो मीटर है ना सीजीएस में क्या हो जाता है सेंटीमीटर, पर यहाँ पे क्या हो गया सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो गया मीटर, नॉट मीटर, सीजीएस में क्या होगा यहाँ पे सेंटीमीटर, और cos थीटा का यूनिट क्या होगा 1 हो जाएगा। तो ग्राम सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये इसका यूनिट हो गया किसका सीजीएस में, मैंने क्या क्या बताया। तो वर्क का यूनिट क्या होता है भाई एमकेएस में, या एसआई में क्या होता है भाई जूल, और एक और यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और सीजीएस में क्या होता है अर्ग भी बोल सकते हो, और क्या बोलते हैं भाई ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अच्छा ये वैल्यू कैसे आया, ये 10 टू द पावर 7 कैसे आया, जैसे बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे सर ये आ गया 10 के पावर 7। तो आपने सुना होगा कि एक न्यूटन, जब न्यूटन मरा था ना, जब पैदा हुआ था तो कितने डाइन को मार के पैदा हुआ था 1 लाख। 1 लाख में कितना जीरो, 1 लाख में होता है 5 जीरो। देखिए 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका 10 के पावर 5। तो एक न्यूटन में पता है कितना डाइन होती हैं, एक न्यूटन जब पैदा हुए थे तो 1 लाख डाइन मर गई थी बेचारी इसके खाली शोक में, ठीक है। तो एक न्यूटन में कितना डाइन होते हैं 1 लाख डाइन होती है। अब कहोगे तब सर ये कैसे आएगा, अब 1 जूल में कितना अर्ग होगा। अब देखिए न्यूटन का इतना हमको गम हो गया ना कि डाइन को तो लिख दिया, न्यूटन को इतना मेरे सब गम में हो गया कि मैं यहाँ पे देखो गलत कर दिया, ऐसा गलती मत करना, यहाँ पे 5 होगा, क्या होगा 5 होगा। जब न्यूटन पैदा हुए थे ना, क्या बोले वो तो बहुत आइडियल साइंटिस्ट हैं, हाँ फल वाला एक्सपेरिमेंट किए थे, पेड़वा हिलाए थे फोर्स वाला, वो भी उसका भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसमें हिलाए थे तो पता फल गिरा था और पेड़वे गिर जाना चाहिए था, ना वो रहते ना न्यूटन होता, ना फोर्स होता, ना फिजिक्स होता, ना आपको यहाँ पे फोन आना पड़ता। चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ 1 जूल में कितना अर्ग होगा इसकी बात हो रही थी। तो देखो भाई फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वर्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो वर्क बराबर हो गया क्या एफ एस क्या हो गया कॉस थीटा। तो फोर्स को अभी मैंने बताया कि सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में क्या होता है भाई, अच्छा एमकेएस में क्या होता है भाई, एमकेएस में होता है न्यूटन, इसका क्या होता है भाई मीटर, क्या होता है ये इसका देखो एसआई सिस्टम में होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर। 1 न्यूटन में कितना डाइन, 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन, ये हुआ। इसके बाद 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, अपने से बताओ भाई 100 सेंटीमीटर हुआ। अब क्या हो गया ये 2 0 5, तो यहाँ पे देखो 10 के पावर 5, यहाँ पे देखो 10 के पावर 2 है, तो प्लस बेस सेम रहता है, तो अच्छा 100 को इसे लिख सकते हैं 10 के पावर 2। अच्छा दोनों का बेस सेम रहेगा ना, तो पावर में दोनों जुड़ जाएगा, तो मिलेगा क्या यहाँ पे क्या मिल जाएगा 10 के पावर 7, ये हो गया डाइन सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर कह लो यूनिट, सीजीएस यूनिट ये किसका यूनिट हो गया डाइन। अच्छा देख रहे हो सीजीएस यूनिट क्या हो गया, सीजीएस यूनिट क्या हो गया अर्ग भी हो गया, डाइन सेंटीमीटर भी हो गया, एक और भी बताए थे कुछ करके ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार एसआई का क्या होता है जूल होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हो। डाइन सॉरी इसमें और क्या क्या लिख सकते हो इसमें न्यूटन, यहाँ पे देखो न्यूटन मीटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे 3 यूनिट बनेगा एसआई में, एक बनेगा न्यूटन मीटर और एक बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और एक बनेगा जूल। जबकि सीजीएस में क्या क्या बनेगा, सीजीएस में भाई सब सीजीएस में लिख देते हैं यहाँ पे अर्ग बनेगा, और कौन सा बना डाइन, क्या बना सेंटीमीटर बना, और क्या बना यहाँ पे और क्या बना भाई ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया वर्क का कुछ यूनिट्स होता है। अच्छा वर्क और एनर्जी मैंने बोला आपस में लिंक होता है, तो कुछ एनर्जी का भी यूनिट होता है, वो आगे बता दूंगा। कैलोरी जैसे बहुत लोग कहते हैं कैलोरी सर क्या होता है, ठीक है। किलोवाट आवर क्या होता है सर,
ठीक है, वो सब आएगा अगले टॉपिक में आएगा। अभी हम लोग का चल रहा है कि वर्क चल रहा है। अच्छा, वर्क क्या होता है? एक वेक्टर होता है स्केलर, तो वर्क होता है, लिख लीजिएगा, स्केलर। अब कहोगे सर स्केलर वेक्टर क्या होता है? जिसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, जिसमें कोई एक डायरेक्शन हो, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। और जिसमें क्या होता है, डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर। जैसे हम काम करने का, मुझे जुनून है, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, हम खूब दूध खरिया चाप के खा लिया, हमको काम करना है, ए भैया खेले हुआ पेट भर का सो गए। तो तुमको पता था, अभी हम तुमसे कह रहे थे हमको काम करना है, हमको काम करना है, जाके दूध खरिया खा के चदरा उड़ के सो गए। तो हम क्या करने वाले वो आपको थोड़ी पता है, यानी आपको नहीं पता है कि क्या स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, यानी वर्क क्या हो गया आपके लिए? स्केलर। स्केलर क्या होगा भाई? क्योंकि हमें नहीं पता है। जैसे ये पेन है, इसका काम क्या है? क्योंकि सर लिखना, अरे जरूरी है, हम जाके दिवाली पे लेकर कोचने लगे, तो आपको नहीं ना पता है क्या कर सकता है। हो सकता है लाके घोप दे आपकी को, आपको दोस्तों बगलिया वाला, ठीक है। तो वर्क नहीं डिफाइंड हो पाता है, वर्क डिफाइंड नहीं हो पाता है कि क्या है, वेक्टर है या स्केलर है। तो नहीं, डायरेक्शन इसका डिफाइंड नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसको किस में रखते हैं? स्केलर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब सुनो, अब वर्क क्या होता है? तो हमने किसका एक्सप्लेनेशन कर लिया कि ये स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, इसके बाद इसका यूनिट क्या होगा। इसके बाद एक और आता है कि वर्क भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो वर्क देखो पॉजिटिव कब मिलेगा, वर्क पॉजिटिव कब मिलेगा, इस पे बात करते हैं। तो देखो वर्क पॉजिटिव कब मिलेगा, अभी कुछ देर पहले मैंने क्रॉस का ग्राफ खिंचवाया था, ऐसे जा रहा था, तो आपने देखा था यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या था? 0 डिग्री था। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या था? 90 डिग्री था। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या था? 180 डिग्री था। तो मैंने देखा 0 से 90 के बीच में ये पॉजिटिव होता है, और 90 से 180 के बीच में कॉस का वैल्यू क्या हो रहा है? निगेटिव है। और ये देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 0 है। चलिए भाई, तो वर्क का जो फॉर्मूला था वो क्या था भाई? एफएस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा एक ऐसा चीज है जो इसको बानर बना देता है, यानी इसको क्या कर सकता है? इसको पॉजिटिव भी बना सकता है, इसको निगेटिव भी बना सकता है, और वर्ग को क्या कर सकता है? 0 भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि भैया कॉस क्या होता है? कॉस का वैल्यू प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। तो अब देखो पॉजिटिव कंडीशन, पहले हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन, फिर पढ़ेंगे एग्जांपल। तो कंडीशन क्या होता है भाई? पहला वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, ये कंडीशन। तो देखिए जब थीटा का वैल्यू देखो 0 पे क्या है, 0 पे क्या है वैल्यू भाई? +1 है। 90 पे क्या है? 0 है। तो 90 को छोड़ दीजिए, 0 के बराबर रहे वैल्यू, या तो 0 से बड़ा रहे बट 90 से क्या हो? कम हो बट उसके बराबर न हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने इक्वल किया है, यहाँ पे इक्वल नहीं किया। इससे ये समझ में आता है थीटा का मान 0 के बराबर रहेगा तब भी कॉस 0 का वैल्यू +1 हो सकता है, 0 से बड़ा रहेगा तब भी प्लस रहेगा, बट 90 से क्या रहेगा? 90 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा, ठीक है। 90 से क्या रहेगा? छोटा। अब सुनो दूसरा, 0 कब होगा? पहले कंडीशन लिख दे रहा हूँ, ये पॉजिटिव का मैंने लिखा। दूसरा निगेटिव कब होगा? तो निगेटिव कब होगा भाई? जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए। एग्जांपल भी बता देंगे अभी। थीटा का वैल्यू ये देखो निगेटिव यहाँ पे आ रहा है ना, 90 से ज्यादा हो, यानी 90 से क्या हो? ज्यादा हो, बट 180 के बराबर रहेगा तो भी चलेगा, छोटा रहेगा तब भी चलेगा। क्यों भाई छोटा रहेगा? क्योंकि 180 पे भी माइनस है, -1 मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे रख दोगे cos 180 तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एफएस। अब देखो ये 0 कब मिलेगा? 0 मिलेगा, कई सारा कंडीशन है। पहला कंडीशन थीटा का वैल्यू क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। अभी एग्जांपल में सब बता दूंगा, बस 1 मिनट में बता दूंगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाए? या तो तुम्हारा क्या हो? डिस्प्लेसमेंट में 0 हो जाए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। जैसे कहोगे ई कौन सा एग्जांपल? जैसे दीवार को तुम पकड़ करके उसको खींचना चाह रहे हो, दीवार तो आएगा नहीं तुम्हारे पास, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उसका? दीवार का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। जबकि दीवार पे आप खूब खूब फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वहां पे वर्क नहीं मिला। और या तो क्या हो जाए? फोर्स ही 0 हो जाए। कहोगे तब कैसे सर? फोर्स कैसे? फोर्स जो है यहाँ पे क्या होगा? फोर्स क्या होगा भाई? 0। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो गया भाई? 0। फोर्स क्या हो गया? 0 कैसे होगा? अब कहोगे सर फोर्स 0 होगा तो कैसे ऑब्जेक्ट चलेगा? अरे न्यूटन कहते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलता है तो चलता रहता है। जैसे मान लो स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, देखे होंगे ग्रेविटी मूवी होगा, उसमें देखते थे हीरोइन क्या होती थी, ऐसे चलती थी, पूरा उसका लहरी आता था, कपड़ा देखे थे। तो उसमें क्या होता था? अरे देखिए होगे भाई, उस स्पेस में इतना बड़ा गोला होता था, गोले में वो उसका उसमें से निकल के देख रहा है। बड़ा अच्छा मूवी है ग्रेविटी मूवी देख रहा है, उसमें स्पेस के बारे में बड़ा अच्छा है। तो उसमें क्या होता है भाई? तो स्पेस में क्या होता है भाई? स्पेस में
क्या होता है कि फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो भाई दिल पे मत लीजिएगा। तो F बराबर क्या हो गया भाई, जीरो। फोर्स क्या हो जाएगा जब जीरो रहेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि फोर्स F, फोर्स क्या रहेगा, जैसे स्पेस में क्या होता है, स्पेस में अपने यहाँ सब इधर उधर भागता रहता है, वहाँ पे फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। वहाँ पे फोर्स क्या होता है, जीरो, फिर भी डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है, जीरो। तो ये हो गया आपका कंडीशन हो गया। अब थोड़ा एग्जांपल उठाते हैं। एग्जांपल में देखिएगा, एग्जांपल में क्या है, लाइक शेयर भी करते रहिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, अब एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। एग्जांपल पहला, जीरो कब होगा वर्क डन, चलो इसी को पहले मैं बता देता हूं। जीरो कब होगा, पढ़ना तीनों है, सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं। जीरो कब होगा पहले पढ़ लेते हैं, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। जीरो कब होगा, पहला डिस्प्लेसमेंट, पहला अ मैन वांट्स टू पुश द वॉल, एक मैन है जो ढकेलना चाहता है वॉल, तो वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो वहां पे स्कूल में आएगा तो लिख देना अ मैन वांट्स टू पुल, या पुश भी लिख सकते हो। देवरिया पे देखो दरवाजा पे लिखा होता है पुल मी, पुश मी, आइए खींचिए ढकेलिए, वहां पे वर्क होगा। लेकिन दीवार पे अगर कहीं लिखा है पुश मी पुल मी, जाके कपाल लड़ाएंगे तो फूट जाएगा, लेकिन काम कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अ मैन वांट्स टू पुल वॉल, तो वहां पे वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, ये किसका एग्जांपल हो गया, डिस्प्लेसमेंट वाला। ये किसका मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कोई बोल देगा डिस्प्लेसमेंट कहां जीरो होगा, उसका कोई एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या आखिर क्यों नहीं काम हुआ भाई, फार्मूला तो काम कर रहा है, एकदम टनाटन में काम कर रहा है, एफ एस कॉस थीटा होता है, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, इसलिए वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। अगला देखिएगा एग्जांपल देखिएगा, जीरो कब होगा भाई, सर्कुलर मोशन में, सीएम, वो वाला सीएम नहीं जो आने वाले इलेक्शन में है, ईसीएम कौन सा है, सर्कुलर मोशन, कौन सा है, सर्कुलर मोशन। हाँ, तो सर्कुलर मोशन में देखिए आप पकड़ करके कमलों को बांध करके नचा रहे हो, रस्सी से पकड़ के नचा रहे हो, तो रस्सियां क्या करते हो, अपनी तरफ खींचते हो ना। रस्सियां देखते हो कि गैया बनी होती है खूंटा से पगहा से, उसको मारते हो, दो चार डंडा मारते हो, तो क्या होता है, भागना चाहती है, लेकिन रस्सियां क्या करता है, रस्सियां इसको क्या करता है, बांध के बेचारी को रखा रहता है। तो होता है क्या, यहाँ पे रस्सी की इधर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाया आपने इधर, और देखिएगा ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, तो डिस्प्लेसमेंट का देखिए मुंह किधर है, इधर है, जबकि फोर्स इधर लगा। और आपने पढ़ा होगा कि टेंजेंट जो होता है वो इससे रेडियस से कितना बनाता है, 90, तो थीटा बराबर 90 पे क्या आएगा, वर्क डन। यहाँ पे cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो सर्कुलर मोशन में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। अब सुनिएगा, बेचारा एक कूली होता है, काम करता है, तुम लोग पैसा देते भी हो, बेचारा खुश भी हो जाता है, लेकिन आप उसको पैसा नहीं भी दोगे तो चलेगा। कैसे, देखिएगा, जब एक कूली बेचारा बक्सा लिया हुआ है, तो ये बक्से का वजन किधर काम करता है, देखो नीचे की तरफ। तो अगर नीचे की तरफ काम कर रहा है तो इसको चपा जाना चाहिए, तो ये क्या करता है, फोर्स किधर लगाता है, ऊपर की तरफ। तो कूली ने किधर फोर्स लगाया, ऊपर की तरफ, और कूली टुकुर टुकुर किधर जा रहा है, आगे की तरफ, फ्लैट सरफेस पे। कैसे जा रहा है, फ्लैट सरफेस पे। अगर फ्लैट सरफेस पे जाएगा और थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। ओरल, वर्क डन बाई कूली ऑन अ फ्लैट रोड बाई क्या, लोड कैरिंग। ठीक है, अपने शब्दों में ग्रामर और देख लेना। इसका ये मतलब है, हिंदी में सुन लो, कि कोई भी कुली है फ्लैट सरफेस पे अगर चल रहा है तो वो फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, और जा रहा है आगे की तरफ, तो फोर्स गया ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे, बना 90, cos 90 का वैल्यू होता है जीरो, तो वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब देखो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो अब देखो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव कब होगा, देखो एग्जांपल, कंडीशन तो मैंने बता ही दिया था। अब एग्जांपल देखो, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द जीएफ मतलब, हाँ बुद्धि में चलाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वो समझना जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी केजीएफ भी आता है, जीएफ, केजीएफ, ये सब वो ना है, फिल्मी वाला ना है। जीएफ ग्राम फोर्स होता है, फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है। केजीएफ होता है कि आपका होता है फोर्स का यूनिट होता है, एमकेएस सिस्टम होता है, ठीक है। तो फालतू दिमाग में चलेगा, सब फिजिक्स में ही है, ये सब जीएफ केजीएफ सब यहीं से निकला है। आगे बढ़िए, तो वर्क डन क्या होता है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग
ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। आपको पता है आपकी धरती एक क्या है, धरती क्या है, माँ है। जब बोलते हैं ना धरती माँ, क्योंकि वो आपको अपनी तरफ बुलाती है, अट्रैक्ट करती है। क्यों बुलाती है? धरती को माँ क्यों कहा जाता है? धरती आपको बुलाती है, मम्मी बुलाती है ना, बेटा आ जाओ घर में आ जाओ, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आपका धरती है, यानी दैट इज अर्थ एंड दैट इज योर बॉल, जो भी आपके पास है उसको आपने छोड़ा यहाँ पे, तो इसके ऊपर क्या लगा? अच्छा, तो अगर आप छोड़ रहे हो, अभी तक पकड़ के रखे हो, लेकिन जैसे ही आपने इसको छोड़ा, धरती माँ ने बुलाया आ जाओ मेरे पास, एंड बुलाया यानी फोर्स लगाया, तो फोर्स किधर लगा? नीचे की तरफ। और जा किधर रहा है? ऐसे डिंग डंग करते हुए नहीं जा रहा है, सीधे जा रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर की तरफ होगा? नीचे की तरफ। अब देखो यहाँ पे फोर्स का भी डायरेक्शन एक ही तरफ, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन सेम तरफ। थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 0। अब cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा? Fs cos 0 का वैल्यू 1। तो यहाँ पे जो वर्क डन मिलेगा ये क्या मिल गया? प्लस मिल गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। आगे देखिएगा नेगेटिव कब होगा? वर्क डन बाय नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव क्या होता है भाई? नेगेटिव वर्क डन दो होता है। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कंडीशन तो मैं बता चुका हूँ। पहला वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने फेंका ऊपर की तरफ, ऊपर फेंक दिया, तो मोशन किधर होगा? ऊपर की तरफ। मोशन किधर होगा? ऊपर की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हो रहा है? अच्छा, मोशन हो रहा है, जैसे आपने फेंका ऊपर की तरफ, तो देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की तरफ, और धरती माँ किधर फोर्स लगा रही है? धरती माँ किधर लगा रही है फोर्स भाई बताइए? नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितना एंगल बन गया दोनों के बीच में? 180 डिग्री। अब cos 180 का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे वर्क बराबर हो जाएगा Fs cos, यहाँ पे क्या हो गया? 180 cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो मिलेगा -Fs। तो यहाँ पे जो वर्क डन मिलेगा वो क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। और भी इसका एग्जांपल देख लीजिए। वर्क डन बाय क्या होता है भाई? फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है। जैसे अगर मैं बात करूं फ्रिक्शनल फोर्स की, बात करूं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स दो होता है। देखो ये तुम्हारे घर का अलमारी है, काफी भारी है, अलमारी लो या बेड लो। बेड तब पहले जब छोटे थे खींचना चाहते थे, खींचाता था? नहीं, पहले खींचते थे, नहीं खींचाता। मैं बेड काफी भारी होता है। मान लो चिंटू आया, अपने दोस्त को बोला, चिंटू से बोला, ए चिंटू चल बेड खींचेगा, तो खींच रहे हो, नहीं आ रहा है, तुम्हारे पास सही भी नहीं कर, भारी है, उसमें मम्मी पूरा अंदर सब भारी है, सामान भरी है, ठीक है। तो जब इसको खींच रहे हो, नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगा पीछे की तरफ, और आपने फोर्स लगाया आगे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी देखिए वर्क डन क्या मिल रहा है? 0। तो यहाँ का ये, अब कहोगे सर यहाँ पे कैसे वर्क डन 0? अब सुनिएगा ये अच्छा फ्रिक्शन थोड़ा सा देखो, थोड़ा 11th में ये पढ़ोगे आप लोग। फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका स्टैटिक होता है, और एक होता है काइनेटिक होता है। तो जब ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव, जब तक आदमी, जैसे अभी देखो एक ऑब्जेक्ट है, मैंने बोल दिया, अभी मैंने फोर्स नहीं लगाया, अभी चुपचाप है, अभी मैंने 1 न्यूटन लगाया, जैसे बक्से को पकड़ के खींच रहे, थोड़ा सा फोर्स लगाया, नहीं आ रहा है, और लगाया, नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है? पीछे की तरफ। तो ये जो फोर्स हो गया ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब जिसमें क्या करे? टेंड, मूव ना करे, टेंड्स टू मूव। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा, वर्क डन बाय जो होगा स्टैटिक, देखो WFS का मतलब वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा भाई? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों 0 होगा? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, जस्ट टेंड्स टू मूव। जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं, तो ऑब्जेक्ट जैसे गाड़ी जा रहा है, बस जा रहा है, ट्रक जा रहा है, कुछ भी जा रहा है आगे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ काम कर रहा है? पीछे की तरफ। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, जबकि मोशन आगे हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे की तरफ हो रहा है। तो वर्क डन बाय जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। तो याद रखिएगा फ्रिक्शन फोर्स में वर्क डन 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा तो वर्क डन क्या होगा? आपका 0 होगा, और काइनेटिक रहेगा तो वहां पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। और आपको अब अगले क्लास में इस पे खूब बढ़िया बानर बनाने वाला क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, ठीक है, तगड़े क्वेश्चन लगाऊंगा। और तब तक के लिए आप लोग अपना थ्योरी को अच्छे से मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बात है।